हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी जो क्लासेज होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो दोस्तों, ये हमारा डेली सुबह को 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है। डेली सुबह को 9 बजे होता है हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और डेली शाम को 7 बजे जीएस की क्लास होती है। तो ये सारी क्लासेस आपको अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लासेस की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर कोई भी क्लास आपको देखनी है तो सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप कोई सी भी क्लास या प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। फॉरेस्ट गार्ड वालों के बच्चों के लिए जो एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा चैनल है हमारा ट्रिक वाला, ओनली ऑन ट्रिक, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि स्रोत के आधार पर शब्द के भेद 3, 2, 6 या 5। तो मैं आपको बता दूं कि स्रोत के आधार पर आपके 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। मिश्र वाक्य कहते हैं जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, उसको कहते हैं। जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। यदि एक साधारण वाक्य है तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो तो वहां पर आपका हो जाता है मिश्र वाक्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बताना है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी या एक विदुषी महिला थी वह। तो देखिए, विद्वान आता है मेल यानी कि पुरुष के लिए, और महिला के लिए क्या आता है? विदुषी। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बचते हैं। लेकिन हमें शुद्ध वाक्य बताना है, तो एक विदुषी महिला थी वह, यानी कि यहाँ पर क्रम की गलती है। क्रम व्यवस्थीकरण की जो गलतियां होती हैं इसमें वही दी गई है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी ऑलरेडी गलत है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। नौकर आज छुट्टी पर है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य बताना है। तो देखिए, नौकर का आपको पता होना चाहिए कि नौकर का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, फिर आप इसका सही सही स्त्रीलिंग रूप बना सकते हो। तो देखिए, नौकर क्या क्या होता है? नौकरन, नौकराइन, नौकरानी या नौकरनी। ये नौकर का होता है नौकरानी। नौकरानी आज छुट्टी पर है। बाकी सब में यही दिया गया है कि आज छुट्टी पर है, आज छुट्टी पर। आपको सिर्फ नौकर का सही स्त्रीलिंग ढूंढना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? अब आपको बताना है कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको शुद्ध शब्द बताने हैं तो सबसे पहले खुद देख लीजिए कि उसका सही शुद्ध रूप क्या होगा, यानी कि लिख करके। तो जब हम आशीर्वाद लिखते हैं तो हम लिखेंगे आशीर्वाद, यानी कि बै पे रै टंगेगा, और इसकी बहुत ज़्यादा गलती आप लोगों से हो जाती है। यहाँ पर सै पर है,
यहाँ पर तो है ही गलत है, यहाँ भी गलत, तो बचता है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। आशीर्वाद की सही वर्तनी देख लेनी है ध्यान से, आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला एक शब्द बताना है। कृतज्ञ, कृतघ्न, अजातशत्रु या दूरदर्शी। देखिए किसी का उपकार, उपकार की उपेक्षा यानी कि इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं, जो उपकार को न मानता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों कृतघ्न। ऑप्शन नंबर बी। कृतज्ञ बोलते हैं जो उपकार को मानता हो। तो अजातशत्रु और दूरदर्शी, ये भी आपको पता होगा, यानी कि दूर की सोचने वाला। दूरदर्शी, अजातशत्रु यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन नोट कर लेने हैं आपको, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि एक नोटबुक आपको अलग से बना लेनी है अपने मोस्ट मोस्ट क्वेश्चंस की, और उनको उसमें नोट कर लेना है। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है। ब्रज, भोजपुरी, अवधी और मागधी। अब बार बार कंफ्यूज हो जाते हो तो क्यों ना इसको एक बार नोट कर लिया जाए और रिवाइज करते रहना चाहिए। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मखमली जूते मारने का आशय। तो मखमली जूते मारना, व्यंग्य करना, विद्वान का अपमान करना, सौम्य व्यक्ति को प्रताड़ित करना या मधुर बातों से लज्जित करना। अब देखिए जूते मार रहे हैं यानी कि अपमान तो वाकई में हो रहा है, लेकिन वो भी मखमली। तो किस हिसाब से हो रहा है। एक होता है कि भिगो कर यानी कि भेकर जूते मारना, तो वो होता है कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाला सीन। और ये जूते भी मतलब महंगे से हैं मखमल के, तो किस हिसाब से बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती तो अभी भी हो रही है क्योंकि जूते पड़ रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा मधुर बातों से, कि बिना मारपीट के ही बातों से ही उसकी बेइज्जती करना यानी कि इंसल्ट करना, वो भी अच्छी अच्छी बातों से, कटु वचनों के साथ नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य में उसके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले चार अंश यह को अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। एक तो अपने स्थान पर रहेगा, बाकी के दो, एक ऑप्शन आपको आगे मिलेगा यानी कि ऑप्शन नंबर 6। तो पहले इसको एक बार पूरा पढ़ लेना है, फिर इसको क्रमानुसार लगाना है पढ़ने के बाद। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि मनोविनोद की क्षमता से युक्त होने के, तो होने के या तो लिए आगा, या होने के और भी तरीके, या इस तरह से यहाँ पर कुछ आने वाला है। तो ये मैं आपको हिंट बता रहा हूँ कि जिससे आपको ये पकड़ना है। तो होने के, क्षमता से युक्त होने के, जहाँ एक और हास्य कविता की लोकप्रियता बढ़ी है, तो देखिए ये तो यह तो बिल्कुल मैच नहीं करता। होने के की उसमें घटिया और भोंडी बातों के समावेश से, देखिए फिर की आ गया। तो मनोविनोद की क्षमता से युक्त होने के लिए और इसीलिए कवि सम्मेलनों के आश्रय में विकसित होने के कारण, या वहीं दूसरी ओर एक हानि यह भी हुई है। अगला आ जाता है हमारा सूक्ष्म और परिष्कृत हास्य का स्तर गिर गया है। तो कौन सा आने वाला है सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपने पिछले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका आएगा लय वाला। मैंने आपको बताया था कि मनोविनोद की क्षमता से युक्त होने के और इसीलिए कवि सम्मेलनों के आश्रम विकसित होने के कारण। तो अब ऑप्शन देख लीजिए कि हमारा कोई ऑप्शन लय से स्टार्ट है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही आपका लय से स्टार्ट है, बाकी का कोई भी ऑप्शन लय से स्टार्ट नहीं है। तो अब हमारा सीक्वेंस चलेगा लय, य, ब और रे। एक बार इसको चेक कर लेते हैं लय, य, ब और रे को। तो देखिए एक सेकंड, लय, य, ब और रे।
तो सबसे पहले तो हमारा एक ही आने वाला है, मनोविनोद की क्षमता से युक्त होने के और इसीलिए कवि सम्मेलनों के आश्रय में विकसित होने के कारण अब आएगा यह, जहाँ एक और हास्य कविता की लोकप्रियता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर एक हानि यह भी हुई है कि उसमें घटिया और भोंडी बातों के समावेश से सूक्ष्म और परिष्कृत हास्य का स्तर गिर गया है। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है, एगम और आगम। अब देखिए, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में, यानी कि जो हमारा पिछला सेकंड लास्ट प्रैक्टिस सेट था, उसमें आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि पहले वाला शब्द पहले उत्तर, बाद वाला शब्द का बाद में उत्तर। तो आपको पहले ढूंढना है एगम, उसके बाद देखना है आगम। तो एगम का क्या होगा? दुर्लभ, शास्त्र, उत्पत्ति या स्वानुभूत। उसके बाद आ जाता है आगम, उत्पत्ति, शास्त्री, दुर्लभ या अनजान। तो देखिए एगम, अगर हम एगम की बात करें तो एगम होता है दुर्लभ, यानी कि जहां ना पहुंचा जा सके। गम माने होता है जाना, और यानी कि उसका विपरीत एगम यानी कि नहीं जाना। जहां ना पहुंचा जा सके वह होता है दुर्लभ। आगम यानी कि आगम होता है उत्पत्ति, आगम जो आने वाला है, जिसकी उत्पत्ति होने वाली है। तो कौन सा हमारा सही होगा? तो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बताना है आपको कि 4 विकल्प हैं, 3 पर्यायवाची हैं, एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और जो पर्यायवाची नहीं है उसी का आपको चयन करना है। आप नहीं छोड़ देते हो और गलती कर बैठते हो। हिमराज हिमालय शब्द आपको दिया गया है, इसके पर्यायवाची आपको 3 सही है, एक बताना है कि गलत वाला कौन सा है। दोस्तों, साउंड में यानी कि आवाज थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि जुकाम खांसी हो रखा है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। मुझे भी लग रहा है कि आवाज बहुत चेंज हो गई है। तो बता दें कि यहाँ पर आपका कौन सा नहीं होगा। तो देखिए, हिमालय, हिमालय का गिरिराज होता है, बिल्कुल होता है। नगराज भी होता है और हिमाद्री भी होता है, लेकिन गिरि जैसे हिमालय का पर्यायवाची नहीं होता। अगर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द देखने हैं तो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हिंदी टॉपिक वाइज 200 क्वेश्चन आपको पर्यायवाची शब्द के करा रखा हूँ। उनके साथ साथ मैंने आपको 10-10 पर्यायवाची शब्द प्रत्येक के साथ बताए हैं, और वे क्वेश्चन भी हमने पर्यायवाची शब्द भी क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर किए हैं, जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उससे आपका बेनिफिट ये है कि कंसेप्ट, यानी कि आपको थ्योरी भी मिली, आपको पर्यायवाची शब्द भी मिले, और आपको प्रैक्टिस भी मिली। ये क्लासेस हमारी कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेट वाली ही होती हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने की कोई अलग से आवश्यकता ना पड़े। अगला शब्द है चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्विगु समास। तो देखिए, आपको पता है कि जहां पर भी आपको पहले गिनती देखने को मिले, जैसे कि यानी कि 4 राह जहां पर आकर के मिलती है, तो वो हो जाते हैं आपका चौराहा। तो जहां पर भी आपको पहले गिनती मिले, तो वहां पर हो जाता है आपका द्विगु समास। भाई बहन, इसमें बताना है। तो देखिए, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। अब इसमें कौन सा होगा? तो फटाफट से बताइए, अपना आंसर कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास, जहाँ भी विपरीत, जैसे राजा रानी, तो इस तरह से होता है आपका द्वंद्व समास। अगर आपका होता, अगर समान शब्द चले, जैसे एकक होता है, एकक, तो एकक में आपसे पूछ ले कौन सा समास है, तो एक प्लस के एक। तो यहाँ पर हो जाता है आपका अव्ययीभाव समास। जहाँ पर समान चले अव्ययीभाव समास, जहाँ पर विपरीत चले द्वंद्व समास। और जब ना ही प्रथम पद प्रधान हो, ना ही दूसरा पद, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो और तीसरा अर्थ निकलता हो, वहां पर बहुब्रीहि समास। द्विगु आपको पीछे बता ही चुका हूँ, जहां पर भी गिनती पूछी जाए। तत्पुरुष, तत्पुरुष के काफी सारे भेद होते हैं।
कर्ता, कर्म, करण, तो ये वाले होते हैं आपके तत्पुरुष समास। अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, उद्दत शब्द का विलोम। अब देखिए, अगर समास आपने नहीं पढ़ रखे या आपको कोई डाउट है तो समास भी मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिए। आप जा कर के वीडियो देख सकते हो। बहुत अच्छे प्रकार से आपको समास कराए थे और ऐसे समास शायद ही आज तक आपने पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन मैंने उनकी अलग से चार चार पहचान आपको अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनमें बताए हैं, जिससे आप बहुत आसानी से उनमें अंतर कर सकते हो, उनको पहचान सकते हो। विलोम शब्द भी आपको कराए हैं, 200 क्वेश्चन विलोम शब्द के भी आपको करा रखे हैं। और ऐसे विलोम शब्द जिनमें आपको कन्फ्यूजन होता है और आप लोग बोलते हो कि यार ए होगा या बी होगा, कौन सा ऑप्शन लगाए, और आपका हो जाता है गलत, तो जा करके देख लीजिए। उद्दत, उद्दत का बताना है तो जैसे जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो देखी है तो वो ये नहीं करेंगे कि विनय होगा अवनति या अनुदान, उद्दत का विनीत, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट लगाओ और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आरोह का विलोम शब्द। आरोह का होता है अवरोह, ना ही क्रमबद्ध होता है, ना ही क्रमानुसार और ना ही लगातार। आरोह अवरोह। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश करने में कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है। जितने आपसे हिंदी से इंग्लिश में करवाएगा उतने ही इंग्लिश से हिंदी में करवा लेगा। और ये क्वेश्चन आपके अक्सर गलत हो जाते हैं, तो फटाफट से आंसर कीजिए कि दी रामायण इज द मोस्ट पॉपुलरिटी रीड बुक इन इंडिया। रामायण भारत में काफ़ी लोग पढ़ते हैं, तो देखिए पॉपुलरिटी की भी बात की जा रही है, मोस्ट की भी बात की जा रही है, और रीड यानी पढ़ने की बात की जा रही है। इस तरह से आप थोड़ा बहुत सेंस तो लगा सकते हो, लेकिन सही और उपयुक्त अर्थ इसमें नहीं होता है। इसका अपना ही एक अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है। तो रामायण भारत में अत्यधिक पढ़ा जाने वाला लोकप्रिय ग्रंथ है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा आपका सी। बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए कि भारत का पढ़ा जाने वाला रामायण अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है, तो देखिए आपको ये भी सही लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं है। इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। डी ऑप्शन है कि भारत के काफ़ी लोग रामायण को लोकप्रियता से पढ़ते हैं। तो देखिए सभी ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन होता कोई और ही है। अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जनरली एन इंडियन फार्मर इज रिगार्डेड ए फैटलिस्ट। फैटलिस्ट होता है दोस्तों भाग्यवादी। बताना है इसको हिंदी में कि भारत में आमतौर पर भाग्यवादी किसान का समान होता है सम्मान। भारतीय किसान को आमतौर पर भाग्यवादी समझा जाता है। भारतीय किसान को आमतौर पर सम्मान का पात्र होता है, या आमतौर पर भारत का किसान भाग्यवाद का सम्मान करता है। तो देखिए जनरली से आपको पता चलता है कि आमतौर पर तो होगा। बाकी आ जाता है इंडियन फार्मर, भारतीय किसान, रिगार्डेड ए फैटलिस्ट। तो ये हो जाएगा आपका कि रिगार्ड यानी संबंधित है, तो क्या समझा जाएगा उसको, तो भारतीय किसान को आमतौर पर भाग्यवादी समझा जाता है। तो रिगार्डिंग, तो रिगार्डिंग होता है यानी कि उसी से रिलेट, उसी से रिलेट तो हम उसको समझ सकते हैं। सम्मान की बात नहीं की जा रही है, उसको समझने की बात की जा रही है। फेटलिस्ट यानी भाग्यवाद, कि भारतीय किसान को आमतौर पर भाग्यवादी समझा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19 से 23 में आपको बताना है कि सभी अनुच्छेदों के कुछ वाक्यों से शब्द निकाल लिए गए हैं, रिक्त स्थान पर प्रश्न संख्या अंकित की गई है, 4 4 5 5 विकल्प स्वरूप शब्द दिए गए हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर आपको खाली स्थानों में भरना है, तो अनुच्छेद के विषय को समझने के लिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रस्तावित विकल्प में से सटीक विकल्प चुनिए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका, आपका सबसे आसान तरीका यही है, या तो आप उसको जल्दी जल्दी एकदम से पूरा पढ़ लीजिए। पहले पैसेज में मैं आपको बताता हूँ कि पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, यानी कि उसके आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा
यहाँ पर आपको अपना पैसेज ही पढ़ लेना है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लोज टेस्ट। तो फटाफट से करिए, इसको पढ़ लीजिए पहले एकदम एकदम कि आपको जिन बातों से भय लगता है उससे बचते रहने का दुखद हो सकता है। तो क्या दुखद हो सकता है? परिणाम ही हो सकता है, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं। भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। वास्तव में इस बात की पूरी है कि स्थिति उतनी मुश्किल न हो जितनी आप उसे मान बैठे हैं, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही हो। तो देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर स्थिति सचमुच हो और यहाँ पर कि इस बात की पूरी की स्थिति उतनी मुश्किल न हो। तो देखिए, मुश्किल ही हमारा हो सकता है आ जाए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि मैच मिल जाता है कि कहाँ तक पॉजिटिव बात हुई है, कहाँ पर निगेटिव। वरना आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो उसको एक ही वे में ले जाते हो, या तो पॉजिटिव में पढ़ते चले जाओगे या निगेटिव में। तो आगे है हमारा कि आपको यह तो पता चल जाएगा कि उसमें कैसे है। तो चलिए अपने ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा कि आपको जिन बातों से भय लगता है उससे बचते रहने का परिणाम दुख है, परिमाण दुख है, प्रमाण, प्रणाम या प्रमाण। फटाफट से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, आपको जिन बातों से भय लगता है उससे बचते रहने का परिणाम, अगर आप अपने डर से दूर भागते रहोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? दुखद। उसका परिणाम दुखद हो सकता है। तो आपको परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, ना कि उनसे दूर भागना चाहिए। भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी है। सटकर खड़ा होना है, डटकर, हटकर या कटकर। तो देखिए, डटकर तो आपके लिए कितना ज़्यादा ज्ञान देने वाला भी है, क्योंकि आपको ये व्यवहारिक ज्ञान भी देगा। इसलिए ना ही पैसेज को स्किप करना है और ना ही क्लोज टेस्ट को। क्लास में लास्ट तक बने रहना है। ये बात मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ, कुछ भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्लास में डेली लास्ट तक बने रहना है। आगे आ जाता है कि जब हमें डटकर परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाना है और खड़ा होना ही डटकर बुद्धिमानी होती है, तो वास्तव में इस बात की पूरी विभावना, प्रस्तावना, सद्भावना या संभावना है कि, अब देखिए, जब आगे बोला है संभव, तो यहाँ पर भी आपकी संभावना ही होगी। तो जब वास्तव में इस बात की भी पूरी क्या होगी? संभावना। तो ऑप्शन नंबर डी, संभावना है कि स्थिति उतनी मुश्किल न हो जितनी आप उसे मान बैठे हैं। तो देखिए, अगर सामना नहीं करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि परिस्थितियां कितनी बुरी है। मान के तो आप बहुत मुश्किल बैठे हो, लेकिन वो है ही नहीं। आपने सोच लिया कि फॉरेस्ट गार्ड या कांस्टेबल या लेखपाल या वीडियो का एग्जाम, एएसओ वाला एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप ले लेते हो कि हमसे तो क्रैक होगा ही नहीं। जब आप पहले से ही हार मान करके बैठ गए, तो आपको क्या पता कि फॉरेस्ट गार्ड या किसी भी एग्जाम का लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है। तो आपको कैसे पता चलेगा? उसका सामना करने से, यानी कि एग्जाम देने से। इसलिए परिस्थितियों को पहले से पहले ही नहीं मान लेना है कि बहुत कठिन या मुश्किल है, उनका सामना करना चाहिए, परिणाम कुछ भी हो। अगला आ जाता है हमारा कि या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही जटिल, कुटिल, चोटिल या बोझिल, तो परिस्थितियां होती हैं जटिल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, कि स्थिति सचमुच ही जटिल हो तब आपको यह तो पता चलेगा कि उससे कैसे कैसे निपटना चाहिए। यही बात मैंने भी आपको बताई थी कि परिस्थितियों का पता तो तभी चलेगा जब आप उसका सामना करोगे। जब सामना ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता कि क्या लेवल है, आसान है या कठिन है। और आपको अगर कठिन हो गए, आसान है तो आप कर जाओगे, कठिन है तो आपको ये तो पता पड़ेगा कि आप उसको कैसे क्रैक कर सकते हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तो होगा, निरंतर प्रयास से होगा। तो डेली क्लासेज में बने रहना है। क्लासेज सुबह 7 हिंदी, सुबह 9 रीजनिंग, शाम को 7 जीएस। प्रैक्टिस करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताना है दोस्तों जायसी।
जायसी किस धारा के कवि हैं? तो इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। बताना है किस धारा के हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी नोट कर लेने हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। रचना के आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस विधा की रचना है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है। तो ये सब चीजें आपको याद रखने वाली है। तो फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 24 कि जायसी ज्ञान मार्गी के हैं, प्रेमाख्यान, नाथपंथी या रासक। तो आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। लास्ट और 25 क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। आप शेयर करने में कंजूसी करते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। बताना है पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल या मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो आज के थे आपके 25 क्वेश्चन और आज की आपकी वीडियो यही तरह रहेगी। और वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।